ये है आपकी आवाज़ all the time. 107.4 Radio Noida. 107.4 Radio Noida. 107.4 Radio Noida. 107.4 Radio Noida. ये है आपकी आवाज़. ये है आपकी आवाज़. ये है आपकी आवाज़. ये है आपकी आवाज़. रेडियो नोएडा 107.4 पर मैं हूं सुशील भारती और श्रोताओं आप सुन रहे हैं विमेन द अचीवर प्रोग्राम। जी हाँ श्रोताओं, इस प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात किसी एक खास मेहमान से कराते हैं। जी हाँ, आज हम आपकी मुलाकात एक अचीवर से कराने जा रहे हैं। जी हाँ, मैं बात करना चाहता हूँ अंजू हांडा जी की। अंजू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे रेडियो स्टेशन पर। शुक्रिया सुशील जी, मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए। जी अंजू जी, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये जो प्रोग्राम है, ये विमेन द अचीवर, इसमें हम अचीवमेंट्स की बात करते हैं। उन महिलाओं को हम लेते हैं जिन्होंने जीवन में कहीं ना कहीं एक शुरुआत जो है बहुत ही धीमे से करते हैं, लेकिन बढ़ते बढ़ते उनके कदम जो हैं वो बहुत आगे तक चले जाते हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपने अपनी शुरुआत कहाँ से की और कैसे की? मैंने अपनी शुरुआत जब मैं सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि मैं पंजाब से पैदा हुई मैं वहाँ पे, और फिर किसी कारणवश हम लोग बैंगलोर में शिफ्ट हुए, और मेरी जब शादी हुई तो हम लोग यहाँ पे दिल्ली में आके मैं सेटल हो गई। और जब दिल्ली में आई तो मेरे लिए बहुत नया था यहाँ का माहौल, यहाँ का वातावरण एंड और हस्बैंड जो थे वो अपने बिजनेस में बिजी रहते थे, और मुझे बहुत कभी कभी बोरियत होती थी कि मैं क्या करूँ, क्योंकि ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा काम नहीं था घर पे भी कि जो मुझे करना है, तो इसलिए मैं बहुत बोर होती थी कई बार। तो उस बोरियत से निकलने के लिए मुझे लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले जब मैं बेंगलोर में थी वहाँ पे मैंने कुछ कोर्सेज किए थे, कुछ आइसक्रीम मेकिंग के या बेकिंग के, और कुछ हॉबीज मैंने बहुत सारी कलेक्ट की थी। तो उसको लेके मैंने एक हॉबी स्कूल खोला, और जिसके अंदर मैंने लोगों को, लेडीज को स्पेशली और बच्चों को बहुत सारी हॉबीज को लेके सिखाना शुरू किया कि किस तरह से बेकिंग किया जाता है। एक प्रोफेशनल कोर्स मैंने किया था तो मुझे सब मालूम था, तो वो सिखाना शुरू किया। आर्ट एंड क्राफ्ट, देन आइसक्रीम मेकिंग, ये सब कोर्सेज में सिखाने लगी, और बहुत सारी लेडीज मेरे पास आने लगी वहाँ सीखने के लिए। और लेकिन उसमें भी क्योंकि घर की जिम्मेदारी भी तो थी, तो बहुत हेक्टिक होने लगा मेरे साथ, और कुछ एक नेचर भी मेरा ऐसा था कि जब जो जितनी भी लेडीज आती थी उससे बहुत अच्छा एक दोस्ताना रिश्ता डेवलप हो जाता था। तो उनके साथ करते करते मेरा जो बहुत सारा समय था उसके अंदर जाने लगा। फिर कुछ समय के बाद मुझे लगा कि ये बहुत टाइम मेरा इसमें जा रहा है, तो मैं क्यों ना कोई कुछ और स्टार्ट करूं जिसमें मेरा टाइम थोड़ा सा कम लगे। फिर उसके बाद मैंने देखा कि उस समय मार्केट में सॉफ्ट टॉयज का बहुत ज्यादा डिमांड था, तो मैंने सॉफ्ट टॉयज की फैक्ट्री लगाई। शुरुआत की एक छोटे से टेडी बियर को बना के, और मैंने स्टार्ट किया, और वो सबको इतना पसंद आया फैमिली में कि उसके बाद सबने मुझे बोला कि आप और बनाओ। इस तरह से करते करते मैंने बहुत सारा मटेरियल ला के चीजें बनानी शुरू करी, और बहुत अप्रिशिएट होने लगा। और जब मैंने अपनी सैम्पलिंग आर्चिस गैलरीज वगैरह में भी दिखाई तो उनको बहुत अच्छी लगी, तो फिर मैंने वहाँ पे उनको रेगुलर सप्लाई करना शुरू कर दिया। और मेरे घर के अंदर, क्योंकि घर बड़ा था, और उसके एक रूम के अंदर हमने वर्कर्स बिठाने शुरू कर दिए, और वहीं पे हमने अपनी मशीन्स वगैरह लगाई, जिससे भी वो सिलाई वगैरह सब होके हम करने लगे। करते करते फिर मैंने, जब मेरा काम काफी पीक पे था और काफी अच्छा सब, लाइक क्यूट क्रिएशंस के नाम से मेरी कंपनी थी, और उस समय मेरी डॉटर जो थी अराउंड 4 इयर्स की थी, तो वो स्कूल से जब आती थी देखती थी मम्मी फर के बीच में वर्कर के साथ काम कर रही है, और उसको मतलब मैं अटेंड नहीं कर पाती थी, क्योंकि वर्कर के साथ जब मैं बात कर रही हूँ, वो स्कूल से आती थी तो सर्वेंट को, तो उस कहीं ना कहीं उसको मेरे को लगता है मैं निगलेक्ट कर रही थी। तो उसने मुझे बोला, मम्मा ये आप फर बनाना छोड़ दो, ये टेडी छोड़ दो, उसने मुझे ऐसे बोला। तो तुरंत मैंने को लगा कि मुझे बहुत गिल्ट का एहसास हुआ कि मैं ये क्या कर रही हूँ, कि काम की मुझे पैसे की जरूरत नहीं थी, मेरे को सिर्फ अपने आप को बिजी रखना था। तो उस समय मैंने फिर ये इसको भी छोड़ा, फिर क्योंकि बहुत ज्यादा फर हो रहा था घर के अंदर और सब जगह पे, और बेटी भी परेशान हो गई थी। फिर मैंने छोड़ दिया, फिर मैंने कुछ नहीं किया 1-2 साल। फिर मेरा बेटा
पैदा हुआ और उस जब वो 3 साल का था तो उसने मुझे बोला मतलब मेरे और मेरे हस्बैंड ने सलाह की कि इसको प्ले स्कूल में डालें। तो मैं उसको एक प्ले स्कूल में डालने की, दिल्ली का काफी बड़ा स्कूल है तो उसके अंदर अभी उनकी भी शुरुआत ही हुई। सो आई जस्ट वेंट टू टेक एडमिशन फॉर माई चाइल्ड इन टू दैट स्कूल। एंड जब मैं वहाँ पे एडमिशन लेने गई और वो मैं रिसेप्शन पे बैठी थी और वो लोग उसकी फॉर्मेलिटी सब कर रहे थे एडमिशन की, तो उनकी जो वहाँ पे काउंसलर थी उन्होंने मुझे पूछा कि मिसेस हांडा व्हाई डोंट यू आल्सो जॉइन आवर स्कूल, यू सीम्स टू बी वेरी एक्टिव। तो मैंने बोला ठीक है मैं कर सकती हूँ, तो मुझे क्या करना है, बिकॉज मेरे पास कोई बैकग्राउंड नहीं है, मेरे पास बीएड नहीं है, एनटीटी नहीं है, कुछ नहीं है स्कूल का। हाँ मैंने वर्क जरूर किया स्कूल में बैंगलोर में, बट दैट वाज फॉर सीनियर क्लासेस, बट मेरे पास कुछ इस तरह की क्वालिफिकेशन नहीं है रेलेवेंट। शी सेड कोई बात नहीं, बच्चों के साथ वी विल गिव यू ट्रेनिंग। उसी समय मैंने एप्लीकेशन भरा और वहाँ पे उन्होंने मुझे तुरंत बोला कि ठीक है आप कल से, जो ऑनर थी स्कूल में उन्होंने मुझे बातचीत करी, उन्होंने शायद उनको क्लिक किया, उन्होंने बोला आप कल से जॉब पे आ जाओ। कल से जॉब पर आ जाओ। मुझे लगता है कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं रास्ते जो हैं वो स्वयं ही बनने शुरू हो जाते हैं। तो आज हम सुन रहे हैं मिसेस अंजू हांडा जी जो कि कंसल्टेंट हैं प्री स्कूल की और इवेंट मैनेजर भी हैं। अंजू जी, आपने बताया कि आप उस स्कूल में गए थे एडमिशन कराने के लिए और उन्होंने आपको जॉब ही ऑफर कर दी, तो उसके बाद फिर क्या यात्रा रही है? उसके बाद उन्होंने मुझे जॉब जैसे ऑफर किया तो मैं बहुत खुश हुई कि चलो मुझे एक अच्छा ऑफर मिल गया है। ऑल्दो उसमें जो मुझे उन्होंने सैलरी दिया था वो बहुत ज्यादा नहीं था, बट मेरा वो खुशी इतनी ज्यादा थी और मैंने अगले दिन से अपने बेटे को स्कूल में भेजना स्टार्ट किया और मैंने खुद भी ज्वाइन कर लिया वहाँ पे। और मुझे जॉब में जाने के बाद पता चला कि मेरे अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल है इस फील्ड के लिए, क्योंकि जब मैं वहाँ एज ए टीचर ज्वाइन किया तो मेरे को बिल्कुल जुनून की तरह मैंने वहाँ पे काम करना शुरू किया, जबकि बाकी बहुत सारे टीचर्स मुझे बोलते थे कि मिसेस हांडा आप जरूरत से ज्यादा काम करती हो, आपको जितना मिल रहा है उस हिसाब से काम कीजिए। लेकिन मुझे इतना अंदर से मोटिवेटेड, मैं सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन हूँ, मुझे अंदर से इतना मोटिवेशन फील होता था कि मुझे नहीं और अच्छा करके दिखाना, मैडम को और अच्छा करके दिखाना है। तो उस अच्छा करते करते वो जो स्कूल की ऑनर थी वो इतनी खुश हुई मेरे काम से कि मुझे उन्होंने विद इन 3 months में उन्होंने मुझे एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल पोजीशन दिया। जब उन्होंने देखा कि ये बहुत दिल से काम करती हैं और जो भी काम दिया जाता है नेक्स्ट डे उनके टेबल पे होता है, तो उन्होंने मुझे इसके लिए करिकुलम इंचार्ज या वहाँ पर एक सिस्टम था, फ्लोर थे डिफरेंट, तो उन्होंने मुझे फ्लोर इंचार्ज का प्रोफाइल दिया। वो मेरे लिए काफी चैलेंजिंग प्रोफाइल था और बहुत सारे जो सीनियर मेरे थे उनको पीछे छोड़ के मुझे उन्होंने ये फाइल दिया। और उस समय मुझे मतलब एक और बूस्ट, एक और मोटिवेशन मिला कि अब मैं टीचर से इंचार्ज बन गई हूँ और मैंने स्कूल का करिकुलम डेवलप किया। आप सुशील जी, मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि मुझे प्ले स्कूल की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी कि क्या करिकुलम होता है, कैसे करना होता है, बट जब मैं बच्चों के साथ काम करने लगी एज ए टीचर भी, तो मुझे एहसास होने लगा कि दिस इज द थिंग विच आई ऑलवेज वांटेड टू डू। ये मेरा एक ऐसा काम है जो मेरे दिल से जुड़ा हुआ है। तो क्योंकि उसमें बहुत स्कोप था इनोवेशन का। जब हम छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं तो हमें बहुत ज्यादा सिलेबस या ये सब चीजें फॉलो नहीं करनी पड़ती है, हमें बच्चों के लेवल पे आके बहुत सारी एक्टिविटी डिजाइन करनी पड़ती है। तो उसमें मुझे इतना फ्रीडम और इतनी क्रिएटिविटी की ओपनिंग मिली कि मैंने बहुत सारी चीजें अपने मन से निकाल के उन बच्चों के लिए डिजाइन करी। सपोज मुझे बच्चों को अगर कलर्स पढ़ाना है या शेप्स पढ़ाना है, तो ऐसा नहीं था कि हम एक मार्केट से जो चीजें मिली हैं या जो एक सिलेबस है या बहुत रिटन वर्क है वो सब, मैंने अपने तरफ से बहुत सारी एक्टिविटीज जो है नई की नई बनाई और उन बच्चों को कराना शुरू किया, जिससे कि मैं वहाँ पे एक एग्जाम्पल बन गई कि देखो मिसेस हांडा कितनी अच्छी अच्छी एक्टिविटीज लेके आती हैं और स्कूल को बढ़ाने के लिए कितना अच्छा काम कर रही हैं। तो उन्होंने मुझे फिर काफी एक्नॉलेज किया, वहाँ के जो प्रिंसिपल थी उन्होंने मुझे बहुत एक्नॉलेज किया और मेरे में उन्होंने इस पार्क को देखते हुए फिर उन्होंने मुझे सेलिब्रेशन इंचार्ज बनाया और फिर मुझे परचेज इंचार्ज बनाया कि स्कूल में जितनी भी परचेजिंग होगी वो आपकी देखरेख में होगी, कि आप ही डिसाइड करोगे कि बच्चों के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा। और इसके बीच में आपको ये बताना चाहूंगी, वहाँ पे एक टेस्ट होता था पूरे साल के अंदर जहाँ टीचर्स को इवैल्यूएट किया जाता था मेरे फ्लोर इंचार्ज बनने से भी पहले। तो वो जब टेस्ट हुआ तो मैंने पूछा उनसे कि इस टेस्ट में क्या पूछा जाएगा, बिकॉज मुझे नॉलेज नहीं है। तो मैडम ने बोला कि नहीं ऐसा कुछ खास नहीं है, वी विल सिंपली आस्क यू फ्यू क्वेश्चन, और ये एक बुक है ईसी की जो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन की बुक है, आप ये ले जाओ, एक घर में पढ़ लेना, कल जब आप वापस आओगे तो आप इससे रेलेवेंट क्वेश्चन। जब मैं घर लेके उसको बुक को गई और मुझे एकदम सिर दर्द होने लगा उसको देख के कि मैं एक दिन में कहाँ क्या क्या पढ़ूं, तो मैं वापस बुक को बंद करके ऐसे ही बिना
प्रिपरेशन के आ गई स्कूल के अंदर। तो जब उन्होंने टेस्ट हुआ तो उन्होंने 5 क्वेश्चंस दिए जो कि बच्चों से रिलेटेड थे कि आप बच्चों को क्लास में कलर्स कैसे इंट्रोड्यूस करोगे या शेप्स कैसे इंट्रोड्यूस करोगे, या अगर बच्चे क्लास में राइम्स करा रहे हो तो कैसे कराओगे। ये सब नॉर्मल चीजें थी और उन चीजों का आंसर मैंने अपने आप को एज ए मदर मानते हुए क्या बेस्ट हो सकता है वो मैंने दिया। और आप बिलीव नहीं करोगे, इवन इट वाज ए शॉक फॉर मी ऑल्सो कि आई गॉट द फर्स्ट प्राइज इन दैट टेस्ट। देयर वाज अराउंड 45 टीचर्स, उनमें से मुझे फर्स्ट प्राइज मिला एंड एवरीबॉडी वाज शॉक्ड। मिसेस हांडा विदाउट बीएड, विदाउट एनटीटी, विदाउट एनी बैकग्राउंड, हाउ शी कुड अचीव दैट। तो वो मेरे लिए एक बहुत ही बड़ा मोटिवेशन था। और उसके बाद से फिर उन्होंने मुझे जो वेरियस कैपेसिटी बनाया और फाइनली एक दिन मैडम ने मुझे बोला कि मिसेस हांडा आपने 2 साल इस वेरियस फील्ड्स पे काम किए हैं और हमने देखा कि आप अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे हो और आपको हम मार्केटिंग देना चाहते हैं। एंड सुशील जी, मैंने उनको तुरंत इनकार कर दिया। मैं क्या, मार्केटिंग इज नॉट माई कप ऑफ टी। आई एम ए क्रिएटिव पर्सन, आई कैन डिजाइन एक्टिविटी, आई कैन डिजाइन करिकुलम, बट आई कैन नॉट डू द मार्केटिंग ऑफ द स्कूल। मार्केटिंग मीन्स कि आई हैव टू गो एंड टेल पेरेंट्स कि आप अपने बच्चे को यहाँ डालो। तो उन्होंने बोला नहीं मैडम आप कर सकते हो, आप मार्केटिंग करो। मैंने फिर उनसे क्वेश्चन किया कि ओके यू टेल मी व्हाट आई एम सपोज टू डू, आप मुझे बताइए। तो उन्होंने बोला कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक टीम बनानी है टीचर्स की और घर घर में जाना है और वहाँ से आपको डाटा लेके आना है छोटे बच्चों का और फिर उन डाटा को कॉलिंग करवानी है काउंसलर को देके। मैं कहा सॉरी मैम, आई कैन नॉट डू दिस, इट इज लाइक ए बैगिंग। मैं स्कूल में बच्चे की भीख मांगने के लिए नहीं जाऊंगी। मेरी पर्सनैलिटी को ना तो वो सूट करता है, ना मुझे आपके स्कूल की हिसाब से सूट करता है, मैं नहीं काम करूंगी। तो अगर आप मुझे ये बनाना चाहते हैं मार्केटिंग तो यू गिव मी सम टाइम, आई विल थिंक ऑफ व्हाट बेस्ट आई कैन डू। आपकी इस शर्त के ऊपर मैं नहीं काम करूंगी। तो उन्होंने बोला ठीक है, वी गिव यू अ लिबर्टी कि आप हमें मार्केटिंग, हमें स्कूल में बच्चे बढ़ाने हैं, अब आप देखो कैसे बढ़ाओ। तो नेक्स्ट डे मैं आई घर पे और मेरा था कि जब मैं रात को सोती हूँ ना तो मुझे बहुत सारे आइडियाज आते हैं। तो उस रात को जब मैं सोई तो मैंने सोचने लगी, बहुत बेचैन थी कि मैं क्या, मेरे में ये बेचैनी हमेशा रहती है कि मैं इस चीज में मेरे पीछे नहीं हटना है, मुझे इसको प्रूव करके देना है। तो अगले दिन मैं सोचती मैंने कहा उनको बच्चे चाहिए ना, बच्चों के लिए उनको डाटा चाहिए, डाटा के लिए पेरेंट्स से इंटरेक्ट करना है, तो क्यों ना मैं ऐसा कोई चीज करे जिसमें छोटे बच्चों के पेरेंट्स स्कूल में आ जाए। तो दिस इज हाउ मैंने उस समय मेरे दिमाग में आया कि मैं क्या करूं। तो बच्चों को, पेरेंट्स को स्कूल में बुलाने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम उसके लिए कोई एक्टिविटीज करें। तो मैंने अगले दिन जाके उनको बोला, जो स्कूल की डायरेक्टर थी, कि मैम मैंने सोच लिया है कि मैं ये करूंगी कि आपको डाटा चाहिए, मैं कुछ इवेंट ऑर्गेनाइज करूंगी। तो उन्होंने बोला ठीक है, किस तरह से इवेंट ऑर्गेनाइज करेंगे। मैंने बोला मैं यहाँ आसपास में जितनी कॉलोनीज, जितनी अपार्टमेंट्स हैं, वहाँ पे टीम लेके जाऊंगी और वहाँ पे मैं छोटे छोटे इवेंट्स करूंगी बच्चों के लिए। बच्चे अपने अपार्टमेंट से, पेरेंट्स नीचे उतरेंगे बच्चों को पार्टिसिपेट कराने के लिए और प्राइज और सर्टिफिकेट लेने के लिए। उस दौरान हम उनसे स्लिप भरवाएंगे और आपको डाटा भी मिल जाएगा। उनको ये बड़ा क्लिक किया आइडिया। उन्होंने बोला ठीक है। नेक्स्ट डे आई वाज ऑन माय टोज। मैंने अपनी 8 टीम्स बनाई। उन्होंने मुझे 4 वैन्स दी और कम से कम 15-20 लोगों की टीम थी, जिसमें मेट्स थी, टीचर्स थी, सब थे। सारा सामान हमने लोड किया। 1 मिनट गेम शो जैसे होते हैं कि बच्चे छोटी छोटी एक्टिविटीज करेंगे और उसमें हम उनको प्राइज देंगे ऑन द स्पॉट। तो वो मैं लेके गई। तो मैंने बहुत जगह पे इवेंट किए और वो इवेंट इतने सक्सेसफुल हुए कि उनको बहुत सारा डाटा मिल गया। उसके बाद कॉलिंग करके एडमिशन बढ़े। फिर नेक्स्ट मुझे लगा कि अब उन्होंने कहा फिर अब मिसेस हांडा अब नेक्स्ट क्या, ये तो हमने कर लिया। मैंने बोला ठीक है, अब मैं जितने अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट या जितने अच्छे अच्छे यहाँ पे आउटलेट, उस समय नेरुलास नया नया था, उस समय मैकडोनल्ड नया नया आया था, तो मैंने कहा ठीक है मैं इनके आउटलेट पे जाके भी, वहाँ बच्चे आते हैं हैप्पी मील के लिए, तो हम वहाँ पे इवेंट भी करेंगे। हमने वहाँ जाके उनसे टाई अप किया, उनसे बातचीत की, बार्टर किया कि हम आपको यहाँ पे इवेंट करेंगे और आपके हैप्पी मील सेल होंगे और हमें डाटा मिलेगा और हम यहाँ पे इवेंट फ्री करेंगे और आपका कोई खर्चा नहीं होगा। तो उनको ये संजीव पांडे थे उस समय वहाँ पे मार्केटिंग मैनेजर, तो उन्होंने बड़ा कोऑपरेट किया मुझे और उन्होंने मुझे इजाजत दे दी मैकडोनल्ड के साथ ये इवेंट करने के लिए। तो वो इवेंट भी बहुत सक्सेसफुल हुए। देन वो हमारे इवेंट के साथ जुड़े, उन्होंने अपने कूपन्स दिए हमें बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो उस समय में मैकडोनल्ड का कूपन है, हैप्पी मील बच्चे को फ्री मिलना एक बड़ा स्टेटस सिंबल था। तो उस समय हमने ये लेके दिया स्कूल को। फिर उन्होंने मुझे बोला ये तो बहुत अच्छा आपका आइडिया है। फिर मुझे लगा ये बहुत हैक्टिक हो रहा है, क्यों ना मैं कुछ ऐसा करूं जिसमें पेरेंट्स सीधा स्कूल आ जाए, क्यों किसी के वेन्यू पे जाके करूं। फिर ये बढ़ते बढ़ते मेरे फाइनली दिमाग में आया कि मैं अपने स्कूल में कोई इवेंट करती हूँ एंड देन उस इवेंट्स में जितने पेरेंट्स आएंगे उनको हम ऑन द स्पॉट काउंसलिंग करके हम उनको रजिस्ट्रेशन करके उनको हम एडमिशन में कन्वर्ट कर। एंड उस समय पंजाबी बाग में उसका एक ब्रांच बन रहा था उस स्कूल का, तो वहाँ पे मैंने उसका सबसे पहला शो किया। और एक NGO है क्राई, उसको मैंने ज्वाइन किया, इसमें एसोसिएट करवाया
और मैंने उनको कहा कि आप अपने बच्चे भी लेके आओगे, हम उन बच्चों को भी अपने बच्चों के साथ हिस्सा दिलवाएंगे, लाइक ए नॉर्मल चिल्ड्रन, देयर विल बी नो डिमार्केशन। तो एक एनजीओ को जोड़ के हमने एक पहला बेबी शो किया उस स्कूल के अंदर, और उस स्कूल के बेबी शो के अंदर अराउंड 300 बच्चे पार्टिसिपेशन करने के लिए आए, जो कि, और हमने डॉक्टर्स की टीम्स के साथ एसोसिएशन किया, डॉक्टर्स आए, काफी बड़ी डॉक्टर्स की टीम थी और अच्छे अच्छे रिनाउंड डॉक्टर्स में साथ जुड़े थे, डॉक्टर सिब्बल, डॉक्टर नारंग, ये सब जुड़े उस टीम के साथ, और उन्होंने आके वहाँ पे बेबी शो को कंडक्ट किया और मैंने कंसेप्चुलाइज और मैनेज किया। सो दैट वाज द स्टेपिंग स्टोन फॉर मी टू बी अ सक्सेसफुल मार्केटिंग मैनेजर ओवर देयर, और उस शो को इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला। उसके बाद मैंने सीरीज ऑफ इवेंट्स किया वहाँ पे, ऑफ इवेंट आपने किए हैं। हाँ। बातें ही बातें, अनुभव ही अनुभव। मुझे लगता है कि हांडा जी के पास में बहुत बड़ा विशाल अनुभव है कि किस तरीके से उन्होंने अपनी यात्रा तय की। अंजू जी, आप हमें बता रहे थे कि कैसे आप एक सक्सेसफुल मार्केटिंग मैनेजर बने और उसके बाद आपने अपने भी इवेंट्स करने शुरू किए, क्या रहा वो दौर? हाँ, फिर कुछ 3 साल के बाद मैंने उस जॉब को छोड़ दिया, क्योंकि फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि मेरे पास स्कूल की तरफ से क्योंकि मैं एक बहुत सक्सेसफुली काम कर रही थी, तो मुझे बहुत सारा काम दे दिया जाता था करने को। तो समहाउ मैं मैनेज नहीं कर पा रही थी कि घर में बच्चे छोटे थे और सारी जिम्मेदारी थी घर की भी और उधर स्कूल की भी। तो इस तरह से मैंने फिर सोचा कि बच्चों को निगलेक्ट ना करके मैं इतना सारा काम कर रही हूँ, तो मैंने वो फिर जॉब रिजाइन कर दिया। और जैसे ही मैंने जॉब रिजाइन किया और उसके तुरंत बाद मैंने अपनी ही कंपनी स्टार्ट की, बिकॉज मुझे लगा कि अगर मैं कुछ अपना करूंगी तो वो मेरे लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उसमें मेरे लिए वर्किंग आवर्स की कोई बंदिश नहीं रहेगी। क्या रखा आपने कंपनी का नाम? मैंने अपनी कंपनी का नाम ग्रीन्स रखा, और इसके पीछे भी ये था कि मेरे हस्बैंड जो हैं उनको ग्रीन कलर बहुत पसंद था। सो हम लोग सिंपली बैठे थे कि क्या नाम रखे, तो उन्होंने कहा कि ग्रीन क्यों ना रख लें, बिकॉज आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ ग्रीन कलर। तो दिस इज हाउ एक 5 मिनट लगे हमें इस कंपनी का नाम सोचने में। हमने ग्रीन्स हेल्पलाइन टू सक्सेस रखा इसका नाम, और ग्रीन जो है वो खुशहाली का कलर है, इससे प्रॉस्पेरिटी का कलर है। तो हमने 1999 में इस कंपनी की शुरुआत की, और जिस दिन मैंने अपनी कंपनी स्टार्ट की उसके नेक्स्ट ही डे मैंने एक स्कूल का बहुत बड़ा इवेंट किया, क्योंकि मेरा प्रोफाइल ऑलरेडी था और ऑलरेडी मेरे पास एक्सपीरियंस था, तो लोग मुझे काफी जानते थे। तो उन्होंने मुझ पे विश्वास करके मुझे एक सिंगल अपना इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट दिया और उसको मैंने सक्सेसफुली किया। और उसके बाद फिर वन आफ्टर अनदर रेफरेंस टू द स्कूल्स, और आई थिंक मेरे को जितना भी काम मिला है मेरे काम से ही मिला, बिकॉज मैं वर्ड ऑफ माउथ से, क्योंकि मैं किसी के लिए काम करती नहीं हूँ, मैं अपने लिए काम करती हूँ। आई वर्क फॉर माई कंपनी, फॉर माई नेम, एंड आई मेक श्योर कि कहीं पे भी मेरा नाम खराब नहीं हो, चाहे वो छोटी सी बात हो, मैं उसका पूरा ध्यान रखती हूँ। इवेंट मैनेजमेंट के अंदर हमें बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहना पड़ता है, क्योंकि क्लाइंट की जो पूरी रेपुटेशन है हमारे ऊपर निर्भर होती है। तो जब मैंने अपनी कंपनी स्टार्ट की, ऐसा नहीं है, स्टार्टिंग में मैंने बहुत सारी गलतियां भी की, बहुत सारी goof up भी किए, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे करते करते एक्सपीरियंस आते आते मैंने बहुत अच्छा एक डेवलप किया मैनेजमेंट का स्ट्रक्चर, जिसमें इस कंपनी को मैंने चलाया। और आज तक हमने, जो मेरा मेजर एक्सपर्टीज है वो है प्री स्कूल कंसल्टेंसी। अगर आपके पास जगह है और आप एक स्कूल बनाना चाहते हैं, बट आप टेक्निकली क्वालिफाइड नहीं है, आपको नहीं पता है कि मुझे स्कूल बनाना है तो मुझे क्या क्या परमिशंस लेनी है, क्या टीचर्स चाहिए, क्या करिकुलम होगा, या जो भी 1 to A to Z एनी नो हो टेक्निकल, वो मैं देती हूँ। जिसमें हम लोग स्कूल हमको जब हायर करते हैं तो वो एक पूरे 1 ईयर के लिए हायर करते हैं, जिसमें हम पूरे 1 ईयर के अंदर उनका इंटीरियर एक्सटीरियर डिजाइन करने से लेकर अंदर इक्विपमेंट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के अलावा टीचर्स की पूरी रिक्रूटमेंट, उनकी ट्रेनिंग, उनका करिकुलम प्लानिंग, बच्चों की एक्टिविटी प्लानिंग, प्रमोशनल इवेंट, ये पूरा काम हम करके देते हैं। क्योंकि जब स्कूल में हम लोग कंसल्टेंसी दे रहे हैं तो उनका सबसे मेजर वर्क होता है प्रमोशन ऑफ द स्कूल। तो उसके जो प्रमोशनल इवेंट है, जैसे मैंने बेबी शो किया था, उस तरह के इवेंट्स हम उनको करते हैं। कई बार हम सेलिब्रिटीज को बुलाते हैं, कई बार सिंगर्स को बुलाते हैं, कई बार किसी कोरियोग्राफर्स को बुलाते हैं, कई बार कोई बॉलीवुड या फिर टेलीविजन से कोई हम सेलिब्रिटी को बुलाते हैं, ताकि आसपास के विसिनिटी में लोगों को पता चले कि यहाँ पे ये आ रहा है और स्कूल की प्रमोशन हो। तो जितने भी प्रमोशनल इवेंट स्कूल्स के होते हैं वो मैं करती हूँ, और उनका
बैक पे जितना भी काम होता है मैनेजमेंट का, लिस्ट चाहे बननी है, कोई आएगा स्टेज पे क्या काम होगा, कोरियोग्राफी कौन करेगा, प्रोग्राम कैसे होंगे, ड्रेसेस कहाँ से आएंगी, वो ईच एंड MC कौन होगा, होस्ट कौन करेगा, एवरीथिंग। ऑल्दो मैं खुद भी एक MC हूँ, करती हूँ MC प्रोग्राम, बट नॉर्मली हम लोग जब हमारे इवेंट्स होते हैं तो हम अपना एक को होस्ट जरूर रखते हैं। तो वो सारा का सारा A to Z का काम, प्री स्कूल को डेवलप करने से लेके चलाने तक का, एंड देन उसकी प्रमोशन तक का, ये सारा काम हम करते हैं। क्योंकि इवेंट मैनेजमेंट में है तो बहुत सारी क्वेरीज मुझे आने लगी कि आप लोग पार्टीज क्यों नहीं प्लान करती हैं, आप लोग वेडिंग्स क्यों नहीं करते हैं। तो फिर धीरे धीरे, क्योंकि मेरे हस्बैंड पहले मेरे साथ नहीं थे इस कंपनी में, उनका इंडिपेंडेंट बिजनेस था, बट उनकी हेल्थ प्रॉब्लम हुई जिसकी वजह से उनका सर्जरी हुआ। तो उस समय मैं इतना अच्छा काम कर रही थी कि मुझे भी एक सेकंड हैंड चाहिए था, तो उन्होंने मेरी कंपनी को ज्वाइन किया और अब हम दोनों सक्सेसफुली इकट्ठा इस कंपनी को चला रहे हैं। बट हमारा डिवीजन ऑफ लेबर है, आई एम ए क्रिएटिव डायरेक्टर एंड ही इज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। जितने प्रोजेक्ट्स मैं लेती हूँ उसको कंसेप्चुलाइज और डिजाइन मैं करती हूँ, उनको एक्सिक्यूशन जो है वो सारा लेबर के साथ डील करना या लगवाना सब वो सब देखती है। तो मैं आपको ये बता रही थी कि जैसे क्वेरीज आती हैं हमारे पास बहुत सारी पार्टीज की, तो फिर मैंने सोचा क्यों नहीं, जब हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, ऑफिस है, टीम है, तो फिर हमने ग्रीन्स पार्टी प्लानर के नाम से एक और ऑफशूट इसका स्टार्ट किया, जिसके अंदर हम थीम पार्टीज, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी फंक्शंस जो लार्ज स्केल्स पे लोग 5 स्टार्स में या बैंक्वेट्स में करते हैं, खूब सारे लोगों को बुला के। आपको पता ही होगा सुशील जी, आजकल लोग फर्स्ट बर्थडे को भी शादी की तरह बनाते हैं, बच्चे का फर्स्ट बर्थडे जो होता है, तो उसमें वेरियस थीम्स हम लगाते हैं, जैसे बारबी थीम हो गया, जंगल थीम हो गया, डिज्नी थीम हो गया, स्नो वाइट थीम हो गया, या एनीथिंग, कोई भी कोई थीम चाहता है तो वो हमारा एक वो अलग है, हमारा ग्रीन्स का ही हिस्सा है, ग्रीन्स इवेंट मैनेजमेंट, देन ग्रीन्स पार्टी प्लानर, ये हम उसको करते हैं। और उसका भी पूरा मैं देखती हूँ डिजाइनिंग की, कहाँ क्या चीज लगेगी। उसके बाद लेबर जाती है, मेरे हस्बैंड जाते हैं, वो सारा एक्सिक्यूट करते हैं। फाइनल स्टेज पे टचअप्स के लिए फिर मैं जाती हूँ और जहाँ जहाँ कोई कमी होती है मैं उसको देखती हूँ। जब तक हमारे क्लाइंट वेन्यू पे पहुँचते हैं, टोटल उनको रेडी मिलता है। उसका पंच लाइन है कि वी प्लान यू इंजॉय। हमारे जो क्लाइंट होते हैं वो अपनी पार्टी में गेस्ट की तरह आते हैं, उनको पूरा हम डेकोर और सब कुछ करके देते हैं। उसके अलावा भी अगर उनको कोई हेल्प चाहिए होती है एंटरटेनमेंट के से रिलेटेड, या उनको इनवाइट से रिलेटेड, या रिटर्न गिफ्ट्स के रिलेटेड, वो भी हम सारा करके देते हैं। दैट डिपेंड्स अपॉन क्लाइंट टू क्लाइंट। इसके अलावा जब मैं डील कर रही थी प्री स्कूल्स में टीचर्स के साथ, करिकुलम को डेवलप कर रही थी और इतने स्कूलों की कंसल्टेंसी कर रही थी, तो मैंने बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखी पेरेंट्स के अंदर, टीचर्स के अंदर। तो अभी वेरी रिसेंटली अराउंड 1.5 years बैक आई हैव डेवलप्ड ए प्रोजेक्ट कॉल्ड मीहू। मीहू का फुल फॉर्म है मे आई हेल्प यू। ये मैंने गाड़ी ड्राइव करते करते ही दिमाग में आया कि मैं क्या नाम रखूं, और मुझे लगा कि क्योंकि मैं हेल्प करूंगी लोगों को तो समथिंग कैची है, कुछ ऐसा होना चाहिए। तो मेरे दिमाग में मे आई हेल्प यू आया कि जब भी हम कहीं जाते हैं तो मे आई हेल्प यू का लगा होता है, तो उसको मैंने शॉर्ट करके मीहू डेवलप किया। और वो एक मेरी मीहू संस्था है, एक प्रोजेक्ट है जिसके अंडर मैं स्कूल्स में टीचर्स को ट्रेनिंग देती हूँ, हाउ टू बी एन इफेक्टिव टीचर, हाउ टू ब्रिंग आउट 100%, more than 100% from whatever capability you have, how to use it to an extent where you also grow along with the school. And then जन पेरेंट्स होते हैं, मैंने पेरेंट्स जब स्कूल में आते हैं छोटे बच्चों के, मैंने बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऑब्जर्व की उनके अंदर कि वो बहुत पैनिकी रहते हैं, ओवर एक्सपेक्टेशंस रहती है उनकी बच्चों को लेके, या वो बहुत कंपैरिजन करते हैं बच्चों का, या उनको बहुत सारे इश्यूज में डील करना नहीं आता है। तो उन चीज़ों को देखते हुए मैं उनको काउंसलिंग करती हूँ, मीहू के अंडर वर्कशॉप्स लेती हूँ जहाँ चाइल्ड अपब्रिंगिंग से रिलेटेड जितने भी इनके इश्यूज होते हैं। दिस इज ओनली माय एक्सपीरियंस, इट इज नॉट कि आई एम टेक्निकली क्वालिफाइड इनटू दैट। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि टेक्निकली क्वालिफाइड ना होने के बावजूद भी आपने इतने सारे कार्य किए हैं। श्रोताओं, मैं बताना चाहता हूँ कि अंजू हांडा जी की कहानी सुनकर के ऐसा लग रहा है कि आप अगर चलते चले जाएंगे और अपना काम ठीक से करेंगे तो लोग आपको काम बताते रहेंगे, लोग आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहेंगे और नए नए प्रोफेशंस जो है वो उससे आपको इंट्रोड्यूस करते रहेंगे। अंजू हांडा जी को भी लोग रास्ते में मिले और इस सफर में मिले और उन्होंने जो बताते चले गए कि आप इसमें अच्छे हैं, तो उन्होंने वो करना शुरू किया और बहुत ही बेहतर तरीके से किया। आप भी अगर कुछ स्कूल प्लान कर रहे हैं इस तरह का और आप चाहते हैं कि एक अच्छा प्ले स्कूल डिजाइन करें, तो जरूर आप अंजू हांडा जी से संपर्क कर सकते हैं। उसके लिए आपको एक ईमेल नोट करना होगा। आप ईमेल नोट कर सकते हैं info@radionoida.fm, जिस पर आप अपनी क्वेरी भेज सकते हैं
और उस पर आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9582751074। अंजू जी, हमने बड़ा आपके बारे में सुना कि भाई आपने किस तरीके से जीरो से शुरू किया और धीरे धीरे करके आप आगे बढ़ते चले गए। अभी आपकी क्या व्यस्तताएं हैं, आप अभी क्या करती हैं और कैसे आप टाइम गुजारती हैं और कैसे आप अपने परिवार को, क्योंकि आपने किया भी है काफी, तो आपको लगता है कि जो पीछे पलट के देखती हैं कि जरूर आपने कुछ खास अचीव किया है, कुछ अलग अचीव किया है लोगों से? हाँ, बिल्कुल। मुझे आज बहुत खुशी होती है अपने अंदर, एक मैं बहुत सेटिस्फाइड फील करती हूँ कि विदाउट एक एरिया की नॉलेज के बिना मैं उसमें बहुत अचीव किया और अच्छे से काम किया। और लोग मुझे मेरे नाम से नहीं, मेरे काम से ज़्यादा जानते हैं कि मेरा काम जो है वो परफेक्ट होता है। कहीं ना कहीं किसी भी तरह की मैं गुंजाइश नहीं छोड़ती हूँ कि कहाँ किसी को कंप्लेन हो, पूरी कोशिश करती हूँ। और इसके साथ ही साथ मैं कहना चाहूँगी कि अगर आप कुछ भी करना चाहते हैं लाइफ में, सबसे पहली बात है कि आप उस चीज़ को फॉलो करें जो आप, जिससे आपको खुशी मिलती है। वो प्रोफेशन को चुने, वो काम करें जिससे आपको खुशी मिलती है। क्यों? वो इसलिए ज़रूरी है। अगर हम सपोज मैं कोई जॉब कर रही हूँ और मुझे उसमें खुशी नहीं है, या मैं कोई अपना काम कर रही हूँ, मैं सिर्फ अर्न करने के लिए कर रही हूँ, तो उसमें मुझे खुशी नहीं मेरी जुड़ी है, तो आई थिंक उससे क्या है कि मैं खुद भी खुश नहीं रहूंगी और फैमिली को भी खुश नहीं रख पाऊंगी। तो इस काम में मेरा को जो सबसे बड़ी चीज जो मिली है इसको करने से, कि मैं बहुत एक्साइटेड रहती हूँ इस काम को करने के लिए और मुझे बहुत हैप्पीनेस मिलता है। आई थिंक ये मेरे लिए बहुत बड़ा स्ट्रेस बस्टर है कि मुझे जब मैं रात को या जब भी मैं अपने काम से वापस आती हूँ तो मुझे एक अचीवमेंट का एहसास होता है कि मैंने कुछ अचीव किया है। और बच्चों को मैं पूरा समय देती हूँ। मैं कहीं भी अपने बच्चों को या अपनी फैमिली को निगलेक्ट नहीं करती हूँ। वो भी बहुत सक्सेसफुली एक अच्छी मतलब उन्होंने एकेडमिक क्वालिफिकेशंस हासिल की हैं और बहुत अच्छे से उनको ब्रिंग अप किया है मैंने, क्योंकि मैं समझती हूँ इस चीज को कि अगर पेरेंट्स बच्चों को ध्यान में नहीं देते हैं तो किस तरह से वो इधर उधर भी, मैंने कितना भी बिजी रही हूँ, मैंने अपने बच्चों को पूरा अटेंशन दिया है जो उनको चाहिए था और मैंने अपने वर्क को अपना पैशन बनाया है। सो अगर माई वर्क इज माई पैशन, सो इज माई प्रोफेशन। तो मैं यही कहना चाहूंगी श्रोताओं से, जो भी करना चाहें उसको अपने दिल से फॉलो करें, उसको अपना पैशन बनाएं, देन स्काई इज द लिमिट। यू कैन अचीव एनीथिंग, यू कैन रीच एनीवेयर। कोई टेक्निकल क्वालिफिकेशन का होना जरूरी नहीं है। आपके अंदर स्पार्क होना चाहिए, आपके अंदर वो जुनून होना चाहिए, आपके अंदर वो एक लगन होनी चाहिए कि मुझे कहीं पहुंचना है। या अगर आप जो कर रहे हैं उसको अच्छे से करें, पहुंच अपने आप जाओ, अपने आप। उसके लिए आपको कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। अपने काम को अगर आप अच्छे से कर रहे हो तो अपने आप ही आप एक ऐसी जगह पे पहुंच जाओगे। आज बहुत सारे टीचर्स आते हैं मेरे पास या बहुत सारे लोग आते हैं और कई बार वो बहुत हैरान भी होते हैं जब मैं मेरी कहानी सुनते हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मैं आज एक इस पोजीशन पे हूँ कि मैं दूसरों को मोटिवेट कर सकती हूँ, कि दूसरे मेरी कहानी से एक मोटिवेशन उनको लगता है। जब मैं सुशील जी वर्कशॉप्स लेती हूँ टीचर्स की, तो मैं हमेशा उनको ये बोलती हूँ कि मैंने भी आप ही की तरह एक टीचर्स से शुरुआत की और भीड़ में बहुत सारे टीचर्स थे, लेकिन वो सारे के सारे निकल के अपनी कंपनी नहीं चला रहे हैं। सिर्फ कुछ एक ऐसे हैं जिन्होंने उस जुनून से काम किया और आज अगर अपने इस प्रोफेशन को अपना टाइम और लगन दोगे तो कल आप भी मेरी तरह आगे बढ़ सकते हो। आई थिंक ये मेरे लिए सबसे बड़ा एक लोगों को एक राय रहती है कि आप प्लीज, चाहे आप टीचर हो, चाहे आप एंटरप्रेन्योर हो, चाहे आप कोई भी काम कर रहे हो, उसमें अपनी सिर्फ अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से काम मत करो। एक अपना नाम बनाने के लिए, एक अपनी शोहरत बनाने के लिए या एक अपने आप को खुद को सेटिस्फेक्शन देने के लिए और हैप्पीनेस के लिए काम करो, देन उसका मजा कुछ और ही होगा। आपने श्रोताओं सुना कि बिना किसी टेक्निकल एजुकेशन के और एक सिंपल तरीके से जीवन की शुरुआत करने वाली अंजू हांडा जी एक अच्छे मकाम पर पहुंची और उन्होंने धीरे धीरे करके जितने भी अपने ही रिकॉर्ड्स जो हैं वो तोड़ते चले गए और उस क्षेत्र में वो आगे बढ़ते चले गए। जी हाँ श्रोताओं, मुझे लगता है कि जब हम अचीवर्स की बात करते हैं तो उनमें खास बात होती है और ये खास बात हमें अंजू हांडा जी के व्यक्तित्व में नजर आई कि मैं सिर्फ अपने लिए काम करती हूँ और वो जो है लोगों को पसंद आता है। मैं अपने लिए काम करती हूँ, अपनी खुशी के लिए काम करती हूँ। आप भी अपनी खुशी के लिए काम करेंगे और अगर लगन से काम करेंगे, जुनून से काम करेंगे और उस जज्बे से काम करेंगे तो आपको भी आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। अंजू जी, आपने अपना बहुत कीमती समय हमें दिया और रेडियो नोएडा से आपने बातचीत की, अपने जीवन के तमाम उतार चढ़ाव और उन अनुभवों के बारे में हमसे बातचीत की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे स्टूडियो में आए। शुक्रिया सुशील जी, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके और ये अपने बारे में थोड़ा सा परिचय देने के बाद मुझे भी बहुत अच्छा फील हो रहा है। जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। परिधि से निकलकर परिणीता बनने का सफर, गुप्त अंधेरे से निकलकर उजले सवेरे तक का सफर,
एक साधारण महिला से सशक्त नारी बनने का सफर। सुनना न भूलें हमारे समाज की ऐसी ही महिला सितारों के किस्से हमारे खास कार्यक्रम विमेन द अचीवर्स में रेडियो नोएडा 107.4 मेगाहर्ट्ज पर।